एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी झारखंड में हेमंत सोरेन की शपथ की, संसद में फंसी मोदी सरकार की, देखेंगे महाराष्ट्र में महायुति में मचे घमासान को, वक्फ बिल पर बैकफुट पर मोदी सरकार को, जानेंगे संभल मामले में योगी सरकार की बढ़ती मुश्किलों को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया महिला सरपंच की बहाली का आदेश, कहा महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की जरूरत। बढ़ते अपराध को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा केंद्र सरकार ने दिल्ली को बना दिया अपराध की राजधानी। गुजरात प्रदेश युवा कांग्रेस ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन, अदानी पोर्ट का किया घेराव, नशा नहीं नौकरी दो का दिया नारा। और शेयर बाजार में गिरावट, 1190 अंकों की गिरावट के साथ 79,043 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 360 अंकों की गिरावट के साथ 23,914 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की थी और अब झारखंड को अपना मुख्यमंत्री मिल गया है। जेएमएम चीफ हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम बन गए। रांची के मोहराबादी मैदान में गवर्नर संतोष गंगवार ने हेमंत सोरेन को शपथ दिलाई। फिलहाल हेमंत ने अकेले ही शपथ ली। हेमंत सोरेन जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाएंगे और सत्र में बहुमत परीक्षण करने के बाद वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार जनता के हित में काम करेगी। बहुत तेजी से काम करना है, जो वादे जनता से किए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। हेमंत सोरेन राज्य के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने सीएम रहते हुए फिर से सत्ता का स्वाद चखा है, यानी लगातार 2 बार सीएम पद की शपथ दी है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान हेमंत सोरेन ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। उनके मंच पर इंडिया गठबंधन में शामिल 10 दलों के 1.5 दर्जन दिग्गज नेता शामिल हुए, जिसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, सपा चीफ अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर मोदी सरकार को साफ संदेश दिया कि वो मजबूती से एकजुट है। वैसे हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी शपथ ग्रहण का न्योता दिया था, लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे। लेकिन पूरा विपक्षी गठबंधन रांची में मौजूद रहा। झारखंड में हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से सत्ता संभाल ली है। इंडिया गठबंधन को चुनाव में 2/3 से ज्यादा सीटें मिली हैं, इसलिए सोरेन की राह आसान दिखाई दे रही है। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार जरूर मुश्किल में दिख रही है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन सदन की कार्रवाई ठप पड़ी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो आज सदन में क्या रहा खास, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के तीसरे दिन भी कोई काम नहीं हो पाया। विपक्ष के किसी भी सवाल का सरकार ने जवाब नहीं दिया। साफ है कि सरकार की इच्छा सदन चलाने की जगह टकराव बनाए रखने की दिख रही है। अभी तक दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी है। हालांकि प्रियंका गांधी ने सांसद पद की शपथ ले ली, लेकिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और रविंद्र वसंतराव चौहान के शपथ लेने के तुरंत बाद ही विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य खड़े हो गए और अडानी समूह के खिलाफ आरोपों और अन्य मुद्दों को उठाने की मांग की। विपक्षी सदस्य अडानी विवाद और संभल में हाल ही में हुई हिंसा पर चर्चा करना चाहते थे। जब ओम बिरला ने विपक्ष की बात नहीं सुनी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य बेल तक पहुंच गए, जबकि अन्य विपक्षी सदस्य गलियारे में खड़े होकर नारे लगाने लगे। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी सुचारू रूप से नहीं चल सकी। मणिपुर और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा पर विपक्ष के सांसदों ने चर्चा की मांग की। अनुमति न मिलने पर सदन में विपक्ष ने अपना विरोध जताया। विपक्ष के सांसद सदन की अन्य सभी कार्यवाहियों को स्थगित करने के इन मुद्दों पर नियम 267 के तहत चर्चा चाहते थे। सभापति ने इस मांग को एक बार फिर अस्वीकार कर दिया। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।
वहीं इसी तरह सत्र के पहले दिन भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी थी। शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 19 बैठकें आयोजित होनी है, लेकिन 2 दिन बिल्कुल भी काम नहीं हो सका, जिसको लेकर विपक्ष का आरोप है कि संसद में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और सवालों के जवाब ना देने पड़े, इसलिए कार्यवाही स्थगित कर दी जा रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक वो विरोध जताते रहेंगे। प्रियंका गांधी की शपथ के अलावा सदन में कोई विशेष कामकाज नहीं हुआ। विपक्ष के तेवरों से मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। वैसे मुश्किल में तो वो चुनाव जीतने के बाद महाराष्ट्र में भी फंसी हुई है। अभी तक सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। सीएम पद का नाम फाइनल नहीं हो पा रहा है। साथ ही गठबंधन में किस दल के हिस्से कितने मंत्री पद और मंत्रालय आएंगे, इस पर भी रार मची हुई है। तो कैसे चुनाव जीतकर भी मुश्किल में दिख रही है बीजेपी, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा, अभी तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई। बीजेपी के दबाव में एकनाथ शिंदे ने अपने पैर पीछे जरूर खींच लिए हैं, लेकिन उनके तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। वैसे ये तय माना जा रहा है कि सीएम बीजेपी का होगा, लेकिन कौन होगा अभी ये तय नहीं है। कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह देवेंद्र फडणवीस के साथ भी खेल हो सकता है। इस बीच मंत्रालयों को लेकर भी महायुति में टकराव तेज हो गया है। एकनाथ शिंदे की तरफ से गृह, लोक निर्माण जैसे मंत्रालयों की डिमांड की जा रही है, तो अजीत पवार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके गुट के पास जो मंत्रालय महायुति सरकार में थे उन्हें ही बने रहने दिया जाए। साफ है अजीत की डिमांड वित्त मंत्रालय को लेकर है, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी गृह और वित्त दोनों ही मंत्रालयों को अपने पास रखना चाहती है और इसे लेकर ही सबसे ज्यादा टकराव दिखाई दे रहा है। ऐसे में शपथ ग्रहण की तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है। वैसे संकेत दिए जा रहे हैं कि 2 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। इस दौरान सीएम और 2 डिप्टी सीएम जो एनसीपी और शिवसेना से होंगे वो शपथ ले सकते हैं। जब तक मंत्रालयों को लेकर विवाद नहीं सुलझेगा तब तक मंत्रिमंडल विस्तार टाला जा सकता है। साफ है महाराष्ट्र में सरकार गठन के साथ ही टकराव दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी सरकार तो बना लेगी, लेकिन सहयोगियों के साथ जिस तरह से टकराव दिखाई दे रहा है वैसे में क्या सरकार चला पाएगी, क्योंकि बीजेपी को सरकार चलाने के लिए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों की जरूरत है। महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत के बाद भी बीजेपी मुश्किलों से घिरी हुई है, तो मुश्किल में वक्फ बिल में संशोधन का प्रस्ताव भी आ गया है। विपक्ष शुरुआत से ही इसका विरोध कर रहा है और अब आखिरकार मोदी सरकार भी इस बिल को लेकर बैकफुट पर आ गई है। उन्होंने विपक्ष की मांग के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब ये बिल संसद के सत्र में पेश नहीं होगा। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन यानी 29 नवंबर को जेपीसी को वक्फ बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी थी, लेकिन अब ये पेश नहीं होगा। 28 नवंबर को सदन के स्थगित होने से पहले इस बिल पर बड़ा फैसला सामने आया है। सत्र के दौरान संसद के निचले सदन लोकसभा में वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के प्रमुख जगदम्बिका पाल ने और समय की मांग करते हुए कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया, जिसे पारित भी कर दिया गया है, जिसके तहत अब ये रिपोर्ट बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन सदन में पेश की जाएगी। दरअसल बीते दिन जेपीसी की 8वीं और आखिरी बैठक हुई, लेकिन सभी विपक्षी सांसदों ने इसका बहिष्कार कर दिया। उनका आरोप था कि जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बिना किसी तैयारी के जेपीसी का मसौदा लोकसभा में पेश करने वाले हैं। इससे पहले भी विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया था कि जेपीसी अध्यक्ष मनमाने रूप से फैसले कर रहे हैं, उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा वक्त नहीं मिला। विपक्षी सांसदों का रुख देख जेपीसी अध्यक्ष और बीजेपी सांसदों ने उनसे अलग अलग चर्चा की और इस बात पर सहमति जताई कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाए। जगदम्बिका पाल ने कहा कि जेपीसी अपने विचार में एकमत है। जेपीसी को 6 राज्यों और कुछ स्टेक होल्डर्स की बात सुनना बाकी है, क्योंकि वहां वक्फ और राज्य सरकारों के बीच विवाद है। जिसके बाद उन्होंने संसद में भी अपनी बात रखी और अब जेपीसी के कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया है। इसे विपक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है। वक्फ बिल पर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही। यूपी के संभल मामले में योगी सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी की 9 सीटों पर हुए मतदान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। इस मामले में जहां विपक्ष सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग कर रहा है, तो वहीं इस बीच अब ये मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
यूपी के संभल में हुई हिंसा मामले में योगी सरकार घिरी हुई है। इस मामले में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं और अब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एसआईटी जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि विवाद के दौरान फायरिंग और बर्बरता में शामिल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए, साथ ही हिंसा में जिला अधिकारी और एसपी के साथ साथ संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जाँच हो। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका ये भी मांग की गई है कि संभल की जामा मस्जिद के सर्वे से लेकर 24 नवंबर को हुई हिंसा तक की पूरी घटना की सीबीआई द्वारा विस्तृत जांच हो। बता दें कि आनंद प्रकाश तिवारी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और अधिवक्ता विनीत ने हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। इस बीच राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका पर 27 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया। साथ ही कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 5 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी है, जिस पर विपक्ष हमलावर हो गया है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी समर्थित लोग सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे देश में हिंसा हो सकती है। उन्हें किसी भी कीमत पर बस सत्ता में रहना है। अजमेर शरीफ में देश ही नहीं पूरे विश्व से लोग आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजवाते हैं। ऐसे स्थान को विवादों में लाना घृणित और ओछी मानसिकता को दर्शाता है। संभल की घटना को लेकर योगी सरकार सवालों से घिरी हुई है, तो सवाल मोदी सरकार पर भी उठ रहे हैं। बढ़ती महंगाई से आम जनता बेहाल है। विपक्ष लगातार इसे लेकर सवाल उठा रहा है और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जनता के पैसों को लूटकर अपनी तिजोरी भरने के आरोप लगाए हैं। वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने महंगाई के ताजा आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरा है। महंगाई से आम जनता अपनी रोटी के लिए भी जूझ रही है, लेकिन इस महंगाई पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही। ऐसे में मोदी सरकार सवालों से घिर गई है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। खड़गे ने कहा, पेट्रोल और डीजल पर बेतहाशा टैक्स, ड्यूटी और सेस लगाकर मोदी सरकार ने आम जनता से लाखों करोड़ों रुपए लूटे हैं। संसद में पूछे गए सवाल के मुताबिक सरकार ने पिछले 5 साल में लोगों की जेबों से 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसों की उगाही की है। मई 2024 से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल में 32% की गिरावट आई है, लेकिन मोदी सरकार ने लोगों को कोई राहत नहीं दी। पेट्रोल डीजल पर लूट जारी है। खड़गे ने मोदी सरकार पर जनता की जेब पर डाका डालने के आरोप लगाए हैं। इसी कड़ी में पार्टी महासचिव जयराम रमेश का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने महंगाई के सूचकांक को लेकर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ध्यान महंगाई घटाने पर नहीं, बल्कि महंगाई के आंकड़ों को कम दिखाने पर है। जयराम रमेश ने दावा किया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई और थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई के आंकड़ों को इस तरह से पेश करने की कोशिश की जा रही है जिससे महंगाई नियंत्रित दिख सके, जबकि जमीनी हकीकत तो ये है कि जनता की जेब पर बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की बदौलत महंगाई इतनी बढ़ रही है और ये पहली बार नहीं हो रहा। मोदी सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी करके देश को गुमराह करने की बार-बार कोशिश की है। ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है। विपक्ष मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने के आरोप लगा रहा है, तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के मामले में बांग्लादेश दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। इस बीच बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन का मामला भी कोर्ट पहुंच गया। तो क्या दिया कोर्ट ने आदेश, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में हाई कोर्ट ने इस्कॉन की गतिविधियों पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट से अपील की गई थी कि वो स्वतः संज्ञान लेकर बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर बैन लगाने का आदेश पारित करे, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने बैन लगाने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सरकार से देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस्कॉन पर बैन लगाने का ये सही समय है। हाई कोर्ट ने कहा कि देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इस्कॉन पर बैन से जुड़ा कोई फैसला नहीं किया। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार सुनिश्चित तौर पर मसले को देखेगी। ये घटना बांग्लादेश हाई कोर्ट में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका मिलने के एक दिन बाद हुई है, क्योंकि हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु पर देशद्रोह का आरोप लगाए जाने के बाद हिंदू समुदाय पर हमले तेज हो गए हैं। दरअसल इस्कॉन से जुड़े चिन्मय दास को देशद्रोह के आरोप में ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा में आज लोकसभा सदस्य होने की अपनी शपथ ले ली। तो भाई अभी तक तो डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी, अब डबल इंजन का विपक्ष भी आपको संसद में देखने को मिलेगा। सो टेक केयर बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।